हेलो दोस्तों। हम भूसंतुलन टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा कि भूसंतुलन होता क्या है। भूसंतुलन की संकल्पना भूगोलवेत्ताओं के दिमाग में आई कैसे हिमालय, चिम्बोराजो और फ्रांस के पर्वतों के भू सर्वेक्षण के दौरान भूगोलवेत्ताओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या समस्या थी कि ये पर्वत प्लम्ब लाइन को उतना ज्यादा आकर्षित नहीं कर पा रहे थे जितना इन्हें उनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और इसी समस्या के समाधान के दौरान यहाँ पर वैज्ञानिकों के दिमाग में भू संतुलन का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा कि एरी ने हिमालय की गुरुत्वीय विसंगति के बारे में क्या कहा और उन्होंने अपनी भू संतुलन की संकल्पना कैसे दी। उनकी संकल्पना क्या थी? उनकी संकल्पना थी इक्वल डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ। क्लियर है? ये मैं आपको बता चुका हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि आर्कडिकल प्रायट महोदय ने इस संकल्पना में क्या कहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। तो आर्कडिकल प्रायट की हम संकल्पना पढ़ते हैं आज। आर्कडिकल प्रायट ने संकल्पना दी थी 1885 में, 1885 में। देखिए, इनसे भी वही सवाल इनके भी सामने आया था कि जो कल्याणा और कल्याणपुर का जो भू सर्वेक्षण जब हो रहा था तो उस दौरान उनकी जो अक्षांशीय दूरी थी खगोलीय विधि से और त्रिभुजीकरण से जो ली गई थी उसमें क्या आया था, 5.23 सेकंड्स का अंतर आया था। यानी खगोलीय विधि से जितना आना चाहिए था, ठीक है, उससे कम आया था और त्रिभुजीकरण विधि से सही आया था। और इनका अंतर कितना था? 5.236 सेकंड्स का अंतर आ रहा था इनमें। जब प्रायट के पास गए तो प्रायट ने भी यही कहा कि भाई गुरुत्वीय विसंगति तो है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने सियाल, अगर हम माने कि सियाल से ही बना है हमारा हिमालय पर्वत, तो इसका घनत्व 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उन्होंने माना। और ये मान के उन्होंने क्या किया, ये मान करके उन्होंने हिमालय की जो गुरुत्वीय आकर्षण है उसकी वजह से कितनी विसंगति उत्पन्न हो सकती है उसका इन्होंने कैलकुलेशन किया। तो इन्होंने देखा कि खगोलीय विधि से अगर हम कल्याणा और कल्याणपुर इन दोनों की अक्षांशीय दूरी का निर्धारण करते हैं तो वो कम आती है, मगर अगर हम त्रिभुजीकरण विधि से करते हैं तो वो सही आती है। और इनके बीच का जो डिफरेंस निकल के आता है वो कितना आता है, 15.885 सेकंड्स का। जबकि एक्चुअल में क्या आ रहा था, जब सर जॉर्ज एवरेस्ट जो है वो कर रहे थे, एवरेस्ट महोदय के अंडर में जब सर्वेक्षण चल रहा था तब वो निकल के आ रहा था 5.236 सेकंड्स का। यानी 15.885 सेकंड्स का आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 3 गुना आ रहा है उसका। तो उन्होंने ये चीज जब नोटिस की तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस हो रहा है। तो इसके बाद प्रायट महोदय जो है वो भारत आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिमालय और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनकी चट्टानों के घनत्व का अध्ययन करना प्रारंभ किया कि वास्तव में इनकी डेंसिटी क्या है। तो जब ये अध्ययन वो कर रहे थे तो उस अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि जो पर्वत होते हैं, हम यहाँ घनत्व की बात करें तो इनकी जो डेंसिटी है पर्वतों की वो पठारों से कम है। ठीक है, और पठारों की जो डेंसिटी है वो किससे कम है? ये मैदान से कम है। और मैदानों की जो डेंसिटी है, मैदानों का घनत्व जो है वो सागर तली से कम है। यानी वहां की चट्टानों के अध्ययन से इन्होंने ये नोट किया प्रायट महोदय ने। तब जाकर के उनके दिमाग में ये आया कि भाई ये घनत्व कम है मगर ये आपस में संतुलित कैसे है, इस संतुलन की अवस्था कैसे बनी हुई है। तो इस संतुलन की अवस्था को क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि इन सारी जो संरचनाएं हैं इनके घनत्व में तो अंतर है, मगर ये घनत्व में जो अंतर है वो कहां पे है, वो सिर्फ ऊपरी भाग में ही है। यानी धरातल के नीचे हम जब जाएंगे तो धरातल के नीचे जाने पर मान लीजिए इनको मान ले हम माउंटेन, ये पर्वत है, ये पठार है,
ये मैदान है और ये सागर तली है। ठीक है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, सागर तली है। तो अगर इन सबकी हम बात करें तो इनके घनत्व में तो अंतर है, सबकी डेंसिटी तो अलग अलग है, मगर धरातल के नीचे ये क्या है, हमारी सीमा है, या इसको बोलते हैं हम आधा स्तर है। ठीक है, तो धरातल के नीचे जाने पर एक निश्चित गहराई में जाने के बाद एक ऐसा तल आता है जिस तल पे जाकर इनकी सबकी जो गहराई है वो बराबर है और सबकी सबका घनत्व समान हो जाता है। ठीक है, यहां आकर घनत्व समान हो जाता है। एक ऐसा तल आता है जहां आकर इनकी डेंसिटी सबकी इक्वल हो जाती है, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, सागर तली हो, सागर तटीय क्षेत्र हो, सब। तो इस आधार पर इन्होंने माना कि इस तल को हम कहेंगे, इस तल को क्या नाम देंगे हम, इस तल को नाम देंगे क्षतिपूर्ति तल। क्या नाम देंगे, क्षतिपूर्ति तल, लेवल ऑफ कंपनसेशन। क्षतिपूर्ति तल का नाम दिया इन्होंने। ठीक है, इस तल से ऊपर तो जो है वो घनत्व में अंतर है। ठीक है, इससे ऊपर जब जाएंगे हम तो यहां तो हमें क्या मिल रहा है, डेंसिटी में डिफरेंस मिल रहा है, मगर इससे नीचे जाने पर घनत्व में कोई अंतर नहीं आता है। यानी कि सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये सब संरचनाएं किससे बनी है, सबकी सब स्थल मंडल की संरचनाएं हैं, सबकी सब किसकी है, भूपर्पटी की संरचनाएं हैं। ठीक है, तो यानी कि स्थल मंडल में, या हम यूं कहें कि भूपर्पटी जो है उसमें तो क्या है, घनत्व अंतर है, स्थल मंडल में तो घनत्व में अंतर है, मगर ये अंतर जब नीचे हम जाए तो यहां हमारा क्या होगा, इसको बोलते हैं पायरोस्फीयर। ठीक है, बैरिस्फीयर, अलग अलग नाम है, पायरोस्फीयर भी कह सकते हैं यहाँ पे। इससे नीचे क्या आता है, बैरिस्फीयर, और पायरोस्फीयर को क्या बोलते हैं, हमारा मेंटल है, और बैरिस्फीयर को क्या बोलते हैं, कोर। तो मेंटल और कोर में जो घनत्व है उसमें ज्यादा अंतर, उसमें अंतर आता नहीं है। अंतर सिर्फ आता है, वो आता है इस क्षतिपूर्ति तल से ऊपर, नीचे कोई घनत्व में अंतर नहीं आता है, ये इन्होंने माना। इस आधार पर इन्होंने कहा कि जब नीचे घनत्व में अंतर नहीं आता है, नीचे घनत्व में अंतर नहीं आता है, तो ये सब बैलेंस इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी चट्टानें जो हैं इनके घनत्व में अंतर होता है। क्लियर है? अब ये घनत्व में जो अंतर है वो क्यों होता है? मान लीजिए पूरी भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी पर एरी ने तो कहा कि पूरी भूपर्पटी का घनत्व बराबर है, मगर प्रैट ने कहा कि अलग अलग जगह पर इन चट्टानों की क्या है, इन चट्टानों की संरचना में, इन चट्टानों के आकार में, इनकी ऊंचाई में डिफरेंस होता है। ठीक है, और इस वजह से इनके सबके घनत्व में भी अंतर होता है। यानी हम कहें कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में घनत्व में अंतर आता है। ठीक है, हम कहें कि एक ब्लॉक लें हम, उससे दूसरे ब्लॉक में हम जाएं तो घनत्व में अंतर आता है। सब जगह घनत्व बराबर नहीं है। मगर एक क्षतिपूर्ति तल पे जाकर के इनका घनत्व सबका इक्वल हो जाता है, ये इन्होंने कहा। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो ये अंतर है ना, ये जो एक ब्लॉक की वजह से दूसरे में आता है, उसमें अंतर आता है, ये अंतर जो है वही घनत्व में अंतर ही इनकी ऊंचाई में अंतर के अनुसार होता है। कैसे? इन्होंने कहा कि पहली बात तो ये, इनकी संकल्पना को क्या कह सकते हैं हम? इनकी संकल्पना को कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेप्थ, डेंसिटी तो उनकी संकल्पना थी एरी, विथ यूनिफॉर्म डेप्थ विद वेरिंग डेंसिटी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी किसकी संकल्पना थी? आर्कडिकन प्रैट की संकल्पना थी। और साथ में इन्होंने बोला कि जो ये ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक जो जितना ज्यादा ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जैसे ऊंचा है तो इसके ऊंचा होने का कारण क्या है? क्योंकि यह हल्की चट्टानों से बना है, इसका घनत्व कम है। यानी ऊंचा अगर स्तंभ होगा, ठीक है, तो उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा।
और अगर नीचा स्तंभ होगा, जैसे पर्वतों से नीचे पठार, पठार से नीचा मैदान, मैदान से नीचा सागर तली, तो जितना नीचा स्तंभ होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। देखिए इसमें, देखिए पर्वत ऊंचे हैं तो इनका घनत्व क्या है, कम है। पठार उससे नीचे है तो इनका घनत्व उससे अधिक है। मैदान पठारों से नीचे है तो इसका घनत्व जो है वो पठार से अधिक है। सागर तली जो है वो और नीचे है तो इसका घनत्व मैदान से अधिक है। यानी इधर देखा जाए तो क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है और ऊंचाई जो है वो कम होती जा रही है। तो इन्होंने कहा कि बिगर द कॉलम, ठीक है, बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी। साथ में इन्होंने बोला कि स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी, ग्रेटर द डेंसिटी। ये एरी के अपोजिट हो गया, ठीक है, कि एरी ने कहा कि सब जगह घनत्व बराबर है, इन्होंने कहा कि घनत्व में ही अंतर है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। और गहराई भी, एरी ने कहा कि गहराई जो है वो कितनी 9 गुना तक नीचे है, जड़ें अलग अलग गहराई में जा रही है। इन्होंने कहा नहीं, जड़ें सब एक तल पे जाके बराबर हो जाती है। और इसको हमने समतोल रेखा भी बोला। क्या बोला, समतोल तल या समतोल रेखा भी बोला, जो क्षतिपूर्ति तल है। और यहां पर आकर के इन्होंने इसको जब नाम समतोल तल दिया तो तोल का मतलब भार, यहां आकर के इन सभी स्तंभों का भार भी बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी समतोल रेखा पर आकर के पर्वत, पठार, मैदान, सागर तली सबका भार भी बराबर हो जाता है। और यही क्षतिपूर्ति तल होता है जिसपे आकर के इनकी क्या है, इनकी जो गहराई है वो इक्वल होती है और घनत्व भी बराबर हो जाता है। फिर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है इनसे नीचे जाकर के, क्षतिपूर्ति तल से नीचे जाकर के, ठीक है। ये इन्होंने बात कही कि ऐसे होने की वजह से ही ये सब जो है सारी संरचनाएं जो है वो टिकी हुई हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पर्वत, पठार, मैदान, ये जो संरचनाएं हैं ये टिकी हुई इसलिए हैं क्योंकि इनके घनत्व में अंतर है और इस वजह से ये एक दूसरे को एडजस्ट करके रहती हैं और इसी वजह से इनकी ऊंचाई में भी अंतर होता है, ठीक है। तो ऊंचाई के हिसाब से इनका घनत्व चेंज होता है। ये प्रैट की संकल्पना थी। तो प्रैट की संकल्पना हो गई यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, डेंसिटी में इनकी में चेंज होता है। अब बात करते हैं हम डक्टन की, ठीक है। अगले जो हमारे वैज्ञानिक महोदय आए वो आए डक्टन, ठीक है। डक्टन ने सन 1889 में अपनी एक संकल्पना दी। इन्होंने भी क्षतिपूर्ति तल जो संकल्पना थी उसी को इन्होंने आगे माना कि क्षतिपूर्ति तल होता है। और इन्हीं महोदय ने, डक्टन ने ही सबसे पहले संतुलन शब्द दिया था 1889 में। जो हम भू संतुलन पढ़ रहे हैं इसका जो संतुलन वर्ड जो है वो किसने दिया था, ये डक्टन ने दिया था 1889। इन्होंने भी क्या माना, इन्होंने भी यही कहा कि एक क्षतिपूर्ति तल होता है और उस क्षतिपूर्ति तल से नीचे जाने पर घनत्व में कोई अंतर नहीं आता है, उससे ऊपर जो है वो संरचनाओं में घनत्व में अंतर रहता है। यानी एक ब्लॉक से दूसरे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में हम जाएंगे तो घनत्व में अंतर आता है, मगर क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व समान होता है। और उसी जगह इन्होंने उसको आइसोस्टैटिक जो प्लेन है, समतोल तल है, वो भी कहा, आइसोस्टैटिक प्लेन भी कहा इन्होंने इसको, इसको क्षतिपूर्ति तल जो ये है हमारा, इसको इन्होंने आइसोस्टैटिक प्लेन भी कहा कि यहां पर जाकर के समस्थिति तल है ये। यहां पर जाकर के इनका सबका जो है भार भी बराबर हो जाता है और यहां आने के बाद इनके घनत्व भी बराबर होता है। इसके बाद घनत्व में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो डक्टन की संकल्पना भी प्रैट की संकल्पना की तरह ही थी। क्लियर है दोस्तों। अब इसके बाद आता है, डक्टन के बाद
इतना ही था कि बस डट्टन ने प्रैट की संकल्पना को ही आगे बढ़ाया था। ऐसा कुछ स्पेशल उन्होंने और कुछ कहा नहीं था, बस इन्होंने एक तो संतुलन वर्ड दिया था और संतुलन वर्ड के अलावा इन्होंने बताया था कि ये जो क्षतिपूर्ति तल है, ये क्षतिपूर्ति तल के नीचे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद आए थे हैफर्ड एंड बोवी। हैफर्ड एवं बोवी, ठीक है। हैफर्ड और बोवी जो थे ये क्या थे, अमेरिका का जो भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग था वहां पे डायरेक्टर रहे थे और इनकी जो संकल्पना आई थी वो लगभग 1909-10 के आसपास आई थी। ठीक है, तो 1909 में डायरेक्टर रहे थे, ये रहे थे 1917 में। ठीक है, बोवी, तो इन्होंने भी इसी संकल्पना को आगे बढ़ाया था, हैफर्ड और बोवी ने। इन्होंने क्षतिपूर्ति तल संकल्पना में ही इनका पूरा विश्वास था। क्षतिपूर्ति तल संकल्पना में ही इनका विश्वास था कि एक ऐसा लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है कि जिसपे जाकर के घनत्व बराबर हो जाता है। ठीक है, मगर इन्होंने इस क्षतिपूर्ति तल संकल्पना को और पूरा अगर माना जाए और कहा जाए कि क्षतिपूर्ति तल संकल्पना किसने दी, तो इन्होंने इसको एक पूरी संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो हैफर्ड और अगर क्वेश्चन आता है कि क्षतिपूर्ति तल संकल्पना किसने दी थी, तो वो हैफर्ड एंड बोवी की आएगी। प्रैट ने क्षतिपूर्ति तल की बात कही, ठीक है, इसके अलावा डट्टन ने भी क्षतिपूर्ति तल की बात कही, मगर इसको एक थ्योरी के रूप में, एक संकल्पना के रूप में हैफर्ड एंड बोवी ने प्रस्तुत किया। और इन्होंने, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने क्षतिपूर्ति तल जो है उसकी गहराई बताई, और ये कितनी बताई इन्होंने, 100 किलोमीटर की गहराई बताई। यानी धरातल से नीचे 100 किलोमीटर नीचे एक ऐसा तल होगा जहां जाकर के इन सभी स्तंभों के घनत्व में क्या हो जाएगा, अंतर समाप्त हो जाएगा और इससे नीचे कोई घनत्व में अंतर नहीं होगा, इसके ऊपर घनत्व में अंतर होगा। और ये इन्होंने 100 किलोमीटर का बताया। ठीक है, ये भी डट्टन की तरह और प्रैट की तरह इसी बात में एग्री करते थे कि घनत्व में जो अंतर आ रहा है वो एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर आ रहा है। पर्वत से कम पर्वत से अधिक पठार का, पठार से अधिक मैदान का, मैदान से अगर अधिक सागर तले का। और जो जितना ज्यादा स्तंभ होगा, जिसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी, उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जिसकी हाइट कम होगी, जो नीची होगी संरचना, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये भी इसी संकल्पना को मानते थे हैफर्ड एंड बोवी। तो तीनों की संकल्पनाएं लगभग एक जैसी थी। प्रैट को माने हम, और इसके अलावा हम माने डट्टन को, और हैफर्ड एंड बोवी को माने। तो इनकी संकल्पनाएं जो है वो समान थी। इन्होंने भी कुछ स्पेशल इसमें और कुछ कहा नहीं था। ठीक है, मगर अगर संकल्पना को एक गहराई को माना जाए तो इन्होंने ही दी थी, और इस संकल्पना को हैफर्ड एंड बोवी ने प्रस्तुत किया था, क्षतिपूर्ति तल संकल्पना। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे के जो और संकल्पनाएं हैं भू संतुलन के संबंध में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि आर्थर होम्स की, स्कैनिंग की, और 2-3 संकल्पनाएं हैं, इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे आगे की क्या क्या कॉन्सेप्ट आए थे भू संतुलन को लेके, उनको कवर करेंगे। थैंक यू।